जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं। बता दें, स्वतंत्रता दिवस की 76वीं सालगिरह पर पंजाब की भगवंत मान सरकार पंजाब में 76 और मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया 40 सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड भी किया जाएगा। राज्य में अभी 583 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, जिनमें 76 क्लिनिकों का इजाफा होने जा रहा है, जिसके बाद पंजाब में कुल मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या 659 हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने बताया CM मान 14 अगस्त को नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। राज्य में अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों ने आम आदमी क्लिनिक का लाभ उठाया है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में लगातार हंगामे के बीच पारित 4 विधेयक को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, जन विश्वास में विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 2 बिल जो अब कानून बन गए हैं, विपक्षी दलों का कड़ा विरोध था। इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रपति राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण कानून का जमकर विरोध किया था। हरियाणा की जनता को 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा तोहफा दिया। CM खट्टर ने घोषणा की है कि अब 1,80,000 से 30 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आगामी 15 अगस्त से इस योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। प्रदेश के 30 लाख परिवार पहले से योजना का लाभ ले रहे हैं, अब 8 लाख और परिवार इस योजना से जुड़ जाएंगे। CM खट्टर की घोषणा के बाद हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी नेता अरविंद नेताम की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही। पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने आखिरकार कांग्रेस से नाता तोड़कर नई राजनीति पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कांकेर के सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी नई पार्टी हमर राज पार्टी के ऐलान किया। आगामी विधानसभा चुनाव में अरविंद नेताम 50 से ज्यादा सीटों पर उपचुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा के नूह में लगातार यहां पे चल रहे विवाद के चलते एक और बड़ी समस्या वाईफाई की है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में हुई हिंसा और आगजनी के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। इंटरनेट सेवाओं पर रोक से यहां के लोगों की काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। यहाँ वाईफाई की मांग को काफ़ी इजाफा हुआ है। इसका फायदा निजी कंपनियों को मिल रहा है। भारत राष्ट्र समिति ने शुक्रवार को कहा है कि वह पश्चिमी राज्य के किसानों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता की मांग को लेकर 22 अगस्त को महाराष्ट्र के परभनी में एक मार्च निकालेगी। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार BRS की किसान सेल के राज्य प्रमुख मानिक कदम ने कहा कि यह मांग महाराष्ट्र में मराठावाड़ क्षेत्र के पूर्व संभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर की एक रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर आधारित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक में धारा 195 के तहत भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली फर्जी खबर या भ्रामक जानकारी फैलाने वाले को 3 साल तक की कैद की सजा देने का प्रावधान है। विधेयक को समीक्षा के लिए अस्थायी समिति भेजा गया है। PM मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर भारत में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हमने 2018 में इकोनॉमिक ऑपरेटर एक्ट लागू किया और अब तक घोटालेबाज और भगोड़ों से 180 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वसूली गई। वहीं PM ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट का जिक्र करते हुए कहा 2014 से अब तक अपराधियों की 1200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 80% की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह जानकारी दी। वकीलों और वीकली अपडेट के अनुसार दौरान WHO ने बताया कि 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कोरोना के 15 लाख नए मामले सामने आए। ये पिछले 28 दिनों की तुलना में 80% ज़्यादा है। हालांकि इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 57% कम हुआ। 12 जून से 9 जुलाई के बीच दुनिया भर में 7,94,000 कोविड केस आए थे। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल नागा पीपल्स फ्रंट के एक सांसद ने मणिपुर मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया। NPF सांसद लोरही पफोज ने कहा है कि हमें मणिपुर मुद्दे पर संसद में बोलने से रोका गया। पफोज ने कहा कि हम संसद में मणिपुर पर बोलना चाहते थे, लेकिन उच्च अधिकारियों ने हमें अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि हाँ, हम BJP के सहयोगी हैं, लेकिन हमें अपने लोगों के लिए भी बोलना होगा। जब उनसे पूछा कि उन्हें किसे रोका, तो पफोज ने कहा हमारे हाथ बंधे हुए, हमें BJP के सहयोगी हैं। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने के बाद समय पर किसानों को खाद व कीटनाशक उपलब्ध हो, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई और इस दौरान किसान को गुणवत्ता विहीन खाद तथा कीटनाशक दवा बेचने वाले दुकानदारों पर भी एक के बाद एक कार्रवाई करके उन्हें सील किया जा रहा है। अकेले रायगढ़ जिले में अब तक 1 दर्जन से भी अधिक खाद विक्रेताओं पर प्रशासन की गाज गिरी और 3 दुकानों को सील करके हजारों बोरे रासायनिक खाद जब्त किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पीएम केयर फंड, राफेल डील, नोटबंदी जैसे मुद्दों से घिरे होने का दावा किया। ममता ने कहा, पीएम इन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर नहीं बोल सकते। ममता ने यह भी कहा, केंद्र सरकार हिंसा प्रभावित मणिपुर में अत्याचार में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभिनेत्री से राजनेत्री बनी जयाप्रदा को एक पुराने मामले में चेन्नई की कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जयाप्रदा पर अपने थिएटर के वर्कर को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पैसा नहीं देने का आरोप साबित हुआ। बता दें, जयाप्रदा और उनके भाई राज बाबू जयाप्रदा सिने थिएटर के पार्टनर रहे। तमिलनाडु के एगमोर की दूसरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को एएसआई को दे योगदान भुगतान नहीं किए जाने का दोषी ठहराया। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन को भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भूस्खलन के मलबे में दबने से गुजरात के 3 तीर्थयात्री सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। 9 अगस्त को राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देने के बाद बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के लिए रवाना हुए। यहां पर बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। राहुल ने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें वन भूमि तक सीमित रखने की बीजेपी की मंजूरी दे दी है। गहलोत एक अलग ही टारगेट करते देख रहे हैं और इस राहुल गांधी की आदिवासी आउटरीच रैली माना जा रहा था। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस की रतनपुर पुलिस चौकी ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से 16 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। वहीं चालक को गिरफ्तार किया। पंजाब निर्मित शराब को तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना अधिकारी मदन लाल ने बताया कि एसपी कुंदन कावड़िया के निर्देश पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुखबिर के जरिए सूचना मिली। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बहुप्रतीक्षित भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर रोक लगा दी। हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली एचडब्ल्यूए की याचिका के बाद न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय ने मामले को 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 21 पिस्टल बरामद की, साथ ही एक इंटरस्टेट हथियारों के सप्लायर को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है इन हथियारों की सप्लाई दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर और एंटी सोशल एलिमेंट को होनी थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हथियार लाए गए थे। पकड़े गए आरोपी का नाम लाल सिंह बताया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक पिस्टल को 7,000 रुपये में खरीदता था और 25 से 30,000 रुपये में बेच देता था। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में शानदार तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 7 अगस्त को सोना 59,345 रुपये पर था, जो अब यानी 12 अगस्त को 58,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी इस हफ्ते की कीमत 440 रुपये की गिरावट देखी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि IBJ की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी के 1,500 रुपये से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 71,925 रुपये पर थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के किसानों को आर्थिक रूप से मदद की जा रही है। अगर देखा जाए तो सरकार लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की सरकारी योजनाएं चला रही है और सरकार द्वारा इस समय रोजगार, पेंशन, बीमा समेत कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार रुपये भी दिए जा रहे हैं। अब तक किसानों के खाते में 14वीं किस्त भेजी जा चुकी है। अब हिसाब लगाया जाए कि करीब 3.5 करोड़ किसान के खाते में 2,000 रुपये आने वाले, ताकि और यहाँ पे सरकार ने बताया कि जिन किसानों ने KYC सत्यापन से जैसे काम नहीं कराया उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर भारतीय तेल कंपनी द्वारा रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट किए जाते हैं। देश में 1 साल से अधिक वक्त से तेल की कीमतें स्थिर है, लेकिन राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग होती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल खरीदने से पहले एक बार लेटेस्ट कीमतें जान लेना बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर 12 अगस्त को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत और देश के सभी राज्यों की राजधानी में पेट्रोल डीजल के रेट भी कीमतें स्थित रही है। जंग के बीच किसी देश का अपने यहाँ के सैन्य अधिकारियों को हटाने के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर होती है। ऐसे ही कुछ यूक्रेन में देखने को मिला है, जहाँ राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सारे सैन्य अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए देश के हर क्षेत्र में सैन्य भर्ती करने वाले अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा, युद्ध के समय भ्रष्टाचार करना देशद्रोह के बराबर है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पसरा हुआ है। युद्ध से पहले भी लोगों को भ्रष्टाचार जैसी समस्या से जूझना पड़ा और इस बार ये सेना भी देखने को मिल रहा है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। शनिवार को पीएम मोदी सागर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास स्मारक के निर्माण की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने चुनावी साल में दलित और आदिवासी वोट को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की। सागर की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलने से ज्यादा उन मुद्दों पर फोकस किया जो दलित और आदिवासी वोटर्स को सागर में अपने तीसरे प्रधानमंत्री बनने के बाद कह दी है और इस दौरान लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। सागर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। पीएम मोदी ने पिछले सरकार चुनाव के हिसाब से योजनाएं बनाती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।